इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अब एक शख्स अहम है जिसका बयान आना बहुत ज़रूरी है और पूरी पीटीआई मुंतज़िर है कि ये शख्स कोई बयान दे तो सूरत हाल वाज़ेह हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, क्योंकि आपसे जिन लोगों ने वादा किया था कि हुकूमत बनते ही आपको 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त देंगे और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें, अब वो वादे जो है उनको वफा करने का जब वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि आपसे मज़ीद कुर्बानियाँ मांगी जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको बताया जा रहा है कि तैयार हो जाओ, अब बहुत मुश्किल फ़ैसले आने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिजली भी बहुत महंगी होने वाली है, पेट्रोल भी महंगा, वो भी कोई 5, 10, 20 रुपये नहीं, 50 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, मीडिया ऐसा बता रहा है। और फिर बिजली की जो तकसीमकार कंपनियां हैं उनको भी इस तरह के हिंट्स मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है। तो 300 यूनिट्स तक मुफ्त कब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले भी बताते रहा हूँ कि ये वो सारे वादे थे जिनके ऊपर चाह के भी, वो कहते उल्टा लटक भी जाते तो अमल दरामद नहीं हो सकता था, ये महज लॉलीपॉप था। अब आपको उनसे पूछना चाहिए जो लोग आपसे ये वादे करके गए। खैर, आज की टॉप स्टोरीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से, जिन्होंने जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला किया है। वैसे तो जारहाना मूड में ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये रमज़ान मुबारक के दौरान जो थोड़ा गैप नज़र आ रहा है एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन है उसमें, तो उसको लेके आज जो अब से कुछ देर पहले कोर कमेटी के एक अहम मुलाकात हुई या एक मीटिंग ख़त्म हुई, उसमें 5 अहम इवेंट्स के इनकाद की मंजूरी दी गई है कि आने वाले दिनों में ये इवेंट्स रहेंगे। एहतजाजी तहरीक भी शुरू होने जा रही है, हुकूमत मुखालिफ मुलाकातें भी जारी हैं। सिराजुल हक से भी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई पीटीआई की, और भी जमातों को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। तो अब टाइमलाइन क्या रहेगी पीटीआई की, वो मैं जल्दी से आपको रख देता हूँ आपके सामने। 5 इवेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। एक तो कल ही होने जा रहा है, यौम पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसला किया गया कि इन तकरीबात को भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। एक तरफ परेड हो रही होगी, तो जैसे ही परेड ख़त्म होगी तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक इवेंट होगा, और ये इवेंट इस्लामाबाद में होने जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, जहां पर पीटीआई ने पार्टी की सतह पर या सरकारी सतह पर एक तकरीब के इनकाद का फ़ैसला किया, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन, पार्टी की लीडरशिप, बाकी जो दस्तयाब क़यादत है वो शरीक होगी। और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी एक इवेंट होगा जिसके लिए मीडिया से मुताल्लिक़ जो लोग हैं उनको बाज़ाब्ता दावतनामे जारी किए जाएंगे। मैंने अभी चेक किया कि कब ये इवेंट है और कौन कौन आएगा, तो बताया गया कि 4 बजे के अराउंड ये इवेंट होगा जो इफ्तार के वक्त तक जारी रहेगा। अब उसमें क्या एक्टिविटीज़ होंगी, तकारीब, ये सारा आपको मैं कल बताऊंगा, बल्कि जाऊंगा भी, कोशिश करूंगा वहाँ पे, और ग्राउंड पर जो एक्टिविटीज़ होगी वो कल रिपोर्ट करूंगा। फिर इस्लामाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया ना कि महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है, या जो मुआशी मामलात इस वक्त हैं जो कि बिल्कुल इस तरह से चलाए जा रहे हैं कि पीटीआई को ऑन बोर्ड रखा जाए ना रखा जाए फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुश्किल फ़ैसले करने। और ये सुना जा रहा है कि इसकी ज़िम्मेदारी सबको लेनी होगी। अगर ज़िम्मेदारी सबको लेनी है, मिल बैठ कर सब ने करना है, तो फिर पीटीआई को दीवार के साथ लगा कर ये फ़ैसले नहीं हो सकते, या इमरान खान को जेल में रख के पीटीआई को ऑन बोर्ड कर लिया जाए, ऐसा भी नहीं होना। तो उसके लिए पीटीआई ने अब ये डिसाइड किया कि वो इन मामलात के ऊपर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस्लामाबाद में। जैसे आपने देखा था वो फॉर्म 45 के मामले पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस लेवल की तो नहीं, लेकिन एक मुआशी माहिरीन को बुलाकर और इन मामलात के ऊपर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 25 मार्च को, यानी 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब, फिर 25 मार्च को ये मुआशी मामलात के हवाले से तकरीब, और इसके बाद 30 मार्च को तो आपको पता है तहरीक इंसाफ ने जलसा करने का ऐलान किया था। आज उसकी मंजूरी भी दी गई है कोर कमेटी के इजलास में। अब अभी तक इजाज़त नहीं मिली, लेकिन मंजूरियाँ जो है वो कोर कमेटी से हो गई है। अच्छा हो कि अगर इंतज़ामी सतह पर भी उसका कोई मंजूरी या क्या परवाना मिल जाए कि जनाब आप कर सकते हैं। 23 मार्च को तो वैसे ही नहीं हो सकता था, क्योंकि परेड होनी थी, तो इसलिए पीटीआई ने तारीख भी तब्दील की ताकि इंतज़ामिया को कोई बहाना ना मिल सके कि जनाब हम इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे कि उस जगह पे तो परेड होनी है। तो 30 मार्च को वो मैदान भी खाली होगा, तो अच्छी बात है अगर पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त मिले। बहरहाल
ये मामला अदालत में है तो इसके हवाले से भी पता चल जाएगा। फिर कल एक और एक्टिविटी भी होने जा रही है सेनेट के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। पीटीआई के लोग जिन्हें ये सेनेट के टिकट्स दिए जा रहे हैं या जिनको ऑन बोर्ड करना है, उन तमाम को और पंजाब के जो अरकान असम्बली है उनको बुलाया गया है लतीफ़ खोसा की रिहाइशगाह पर, और वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस या पार्टी के मामलात के हवाले से कोई मुशावरत होगी। तो ये भी काइंड ऑफ कन्वेंशन या छोटी सी ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें पीटीआई पंजाब के अरकान असम्बली शामिल हो सकेंगे। फिर 21 अप्रैल की टाइमलाइन आ जाती है, वो कराची में एक रैली पीटीआई करने जा रही है, बड़ी रैली, जिसको अलीम आदिल शेख जो है वो लीड करने जा रहे हैं। उसके हवाले से वो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमाओं से राब्ते भी कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को भी कहा गया कि जनाब आप भी तशरीफ़ लाएँ। तो उससे पहले उनकी गिरफ़्तारी का जो ख़दशा था वो फ़िलहाल टल गया है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हों और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा आला के साथ मौजूद हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसको गिरफ़्तार करने की नौबत पेश आएगी। और साथ ही अदालतों से भी उनको रिलीफ मिल चुका है 17 अप्रैल तक, तो अब उनकी गिरफ़्तारी का ख़तरा जो है वो टल चुका है। लिहाजा वो मेरा ख्याल है ख़ुद ही अदालत जाके पेश होंगे, सरेंडर करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो चलती रहेगी। अब आ जाइए पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में होने वाली कुछ और चीज़ों के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डोनाल्ड लूक के बयान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, और इमरान खान ने भी यही कहा और पीटीआई की कोर कमेटी ने भी अब इसके ऊपर जोर दिया है कि इस सारे मामले में एक शख्स है जिसका बयान आना या जिसकी वजाहत आना बड़ा ज़रूरी है, और वो है असद मजीद। यानी जिनके कहने पर या जिनकी रिकमेंडेशन पर या सारा इनिशिएट जहाँ से हुआ, जिनके कहने पर डिमार्च हुआ, जिसके कहने पर कौमी सलामती कमेटी ने ये डिसीजंस लिए, अब वो किरदार जो कि साइफ़र के केस में बतौर गवाह भी पेश हो चुके हैं, अब उनको सामने आके बताना चाहिए कि डोनाल्ड लू की बातें किस हद तक दुरुस्त हैं, नहीं हैं। उन्होंने तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, तो फिर अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर आपने ये सारा कुछ कहाँ से ड्राफ्ट किया और आपने ये सारी चीज़ें कैसे लिखी। तो अब जो एक मरकज़ी किरदार और शामिल हुआ इस कहानी में वो असद मजीद साहब है। पहले से भी थे, लेकिन फोकस अब उनके ऊपर शिफ्ट हो गया और पीटीआई उनसे ये मुतालबा कर रही है कि वो कम से कम एक स्टेटमेंट दें और अपनी पोजीशन क्लियर करें। अब तो खैर वो रिटायर भी हो चुके हैं, मुझे मालूम नहीं कहाँ पर है, लेकिन अभी तक खामोश हैं। वो जब से साइफ़र केस में बतौर गवाह पेश हुए उससे पहले भी खामोश रहे और उसके बाद भी। अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्टेटमेंट इतनी जल्दी देंगे, बट पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है। फिर इमरान खान बैक टू बैक कुछ केसेस में बरी हुए हैं, 2 केसेस में 1 दिन, फिर 2 केसेस में 1 दिन और 2 केसेस का फैसला महफूज हुआ। तो पीटीआई ने उनके इन केसेस में बरियत, जो कि झूठे केसेस बनाए गए थे, उनमें बरियत होने को खुशाइंद करार दिया है, ताज़ा हवा का झोंका करार दे रही है पीटीआई की। ये बड़ा अच्छा हुआ कि जो जाली झूठे केसेस बनाए गए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और उनमें बानी पीटीआई की बरियत हो रही है। साथ ही ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो बाकी केसेस हैं उनमें भी इसी तरह का रिलीफ इमरान खान को मिले, क्योंकि 99.9% केसेस पीटीआई समझती है कि झूठ पर मबनी है और उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन खामखा उनको उलझा कर रखा गया और उनको फंसा कर रखा गया, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार है। आज के दिन की एक और अहम हाईलाइट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकातों की इजाज़त ना मिलने का केस था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कि इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकातों की इजाज़त दी जाए या इसका एहतमाम किया जाए, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद उन्होंने ये नहीं किया और आके अदालत में ये बता दिया कि जनाब जेल रूल्स जो हैं वो ऑनलाइन मुलाकातों की इजाज़त नहीं देते या वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात नहीं कराई जा सकती। अगर ये पॉसिबल करना है तो फिर पंजाब हुकूमत को हम लिखेंगे वो कोई रूल्स में तब्दीली करे, देन हो सकता है। तो जो जस्टिस थे सरदार एजाज़ इसहाक़ खान, उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट की ये बात जो है ना इसको बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा और उन्होंने कहा कि एक दिन पहले, ठीक 1 दिन पहले मरियम नवाज़ साहिबा बतौर वज़ीर आला पंजाब वो जेल में दौरा करती हैं, कोट लखपत जेल का, और वहाँ पर ऑनलाइन या वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात की सहूलत का ऐलान करती हैं, बल्कि उसका बाकायदा इफ्तिताह करती हैं। और साथ में फ़ख्रिया अंदाज में ये भी कहा गया कि ये कोई एशिया की शायद पहली जेल है जिसमें ये सारा कुछ हुआ। तो अगर जेल रूल इजाज़त ही नहीं देते तो फिर क्या वज़ीर आला पंजाब का ये इक़दाम गैर कानूनी था या फिर आप गलत बयानी कर रहे हैं?
तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप अपना ज़रा तफसीली जवाब जमा कराएं, और फिर साथ में जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि क्यों उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है और किस तरह से हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जेल सुप्रीडेंट को हुक्म कहाँ से आता है, अगर वहाँ से आना बंद हो जाए तो बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन 200 के करीब अफसरान को बैक वक्त कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, फिर जाके हालात ठीक होंगे, वरना इसी तरह शायद चलता रहे। तो जस्टिस एजाज़ इसाक खान ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं, जिस तरह से अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया, ये रिसेंट टाइमलाइन में बहुत कम ऐसे देखा। 1-2 और जजेस हैं जिन्होंने बड़ा सख्त स्टैंड लिया अपने फ़ैसले मनवाने के लिए, और ये आज के रिमार्क्स उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आ रहे हैं। फिर अगर हाई कोर्ट से बढ़ जाएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ या मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो अपील है उसके ऊपर बेंच बना दिया गया है। 6 रुकनी बेंच जो है वो कायम किया गया है इसकी समाअत के लिए। लेकिन इसके ऊपर मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोग तबसरे कर रहे हैं कि जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया उसमें सारे जूनियर जजेस जो हैं वो शामिल किए गए, सीनियर जजेस को इसमें नहीं शामिल किया गया। तो ये तो खैर चीफ़ जस्टिस का सवाबदीद है, या उस 3 रुकनी कमेटी का सवाबदीद है कि वो किसको शामिल करते हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से। लेकिन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन अभी भी हो रही है कि शायद इस बेंच को चैलेंज कर दिया जाए, या इसके ऊपर लोगों का एतराज़ है कि सीनियर जजेस को क्यों शामिल नहीं किया गया, आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको शामिल नहीं किया गया। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठ रहे हैं। फिर पीटीआई के जो सेनेटर्स की लिस्ट थी उसमें बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उनमें कुछ के तो बरकरार हैं अभी, जैसे जुल्फ़ी बुखारी को इजाज़त नहीं मिल सकी, हमाद अज़हर को इजाज़त नहीं मिल सकी, और भी 1-2 लोग हैं। लेकिन सनम जावेद और फैसल जावेद, इन दोनों के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने इन दोनों को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। तो क्या सनम जावेद अब आने वाले दिनों में आपको बतौर सेनेटर नज़र आएंगी या नहीं, इसका फ़ैसला भी चंद दिनों में हो जाएगा। और क्या वो जेल से रिहा हो पाएंगी या नहीं, इसका फ़ैसला भी शायद ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसके बाद वाज़े हो सकेगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।